Look here, we are going to study about heating effect of electric current. हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस वाला कांसेप्ट भी पढ़ा था। अब अगर किसी भी कंडक्टर से, मान लो एक कंडक्टर सबके समझ में आता है, इसमें से क्या हो, करंट का फ्लो हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एक तरफ पोटेंशियल जनरेट हुआ, करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस भी उस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो जब रेजिस्टेंस जनरेट होगा तो वो करता है करंट को रोकने का काम। क्या काम करता है? करंट को रोकने का काम करता है। उसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है। तो लॉस होता है उसमें आप लोगों ने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, है ना। तो सेम होता है इस केस में, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अल्टीमेटली इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो जा रही है, उसका लॉस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी अल्टीमेटली कहाँ जाती है, वो कंडक्टर को गर्म करना स्टार्ट कर देती है। क्या करना स्टार्ट कर देती है? कंडक्टर को गर्म करना स्टार्ट कर देती है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर के अंदर से पास हो रहा है और रेजिस्टेंस की वजह से वो कंडक्टर जब गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, पहले सूर्य के 100 वाट के बल्ब आया करते थे, ब्लू, वो आपके येलो वाले बल्ब, 100 वाट का बल्ब, अभी भी आपको कई जगह देखने के लिए मिल जाएगा। वो बल्ब इतना ज्यादा गर्म हो जाता था 1-1.5 घंटे के बाद कि उसको हाथ लगाओ तो हाथ जला दो। नुक्ते में गए हो सभी लोग? यस। रात में नुक्ता, दिन में जो नुक्ता होता है उसे एक रात पहले शाम को भोजन कराते हैं, वहाँ हेलोजन लगाते हैं पीले कलर के। उन हेलोजन के नीचे अगर तुम गर्मी में बैठ गए, भयंकर गर्मी होती है। रीजन क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? एक बार डेफिनेशन देख लो। When an electric current is passed through a conductor, then because of high resistance, the conductor gets heated up. जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास हो रहा हो तो रेजिस्टेंस की वजह से वो कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उस कंडक्टर का गर्म होना ही क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया सबको? चलो चलिए, सो अभी हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया कि कंडक्टर के अंदर से जब भी करंट पास होते हैं तो कंडक्टर गर्म हो जाता है। अब अलग अलग कंडक्टर क्या रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग होता है, तो हर कंडक्टर क्या एक जैसे गर्म होगा क्या? द आंसर इज नो। हर कंडक्टर अलग अलग तरीके से गर्म होगा, जितना उसके अंदर रेजिस्टेंस है उस हिसाब से उसके अंदर क्या होगा, हीट का जनरेशन होगा। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। तो जनरली मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, कोई छोटा सा, इसको एक कंडक्टर आपको अज्यूम करना है। इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो आप L के बराबर अज्यूम करेंगे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम A के बराबर अज्यूम करेंगे। फॉर पर्टिकुलर T टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए? T टाइम के लिए इसके अंदर से V पोटेंशियल, इसका V जो हो जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और I जो है इसके अंदर से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्या क्या बताया मैंने? I करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। इसका जो I करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, तो I किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपके करंट की वैल्यू हो जाएगी। R जो है इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए, इसमें जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो कितना जनरेट हो रहा है, R जनरेट हो रहा है। V हो जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, L हो जाएगी इसकी लेंथ, और कैपिटल A हो जाएगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इतनी चीजें सभी लोगों को क्लियर है? इन सारी चीजों में किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ये जनरली मेरा एक कंडक्टर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? उसके बाद में फिर अब हम लोग क्या करेंगे, तो भैया देखो कि जितना पोटेंशियल जनरेट होता रहेगा उतना करंट इसके अंदर से फ्लो होगा। करंट के कंटिन्यूअस फ्लो के लिए पोटेंशियल का जनरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर पोटेंशियल जनरेट होना बंद हो जाएगा तो करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और मैं जानता हूँ पोटेंशियल जनरेट करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो पिछले टॉपिक में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट, तो क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। इस पोटेंशियल को बनाए रखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और वो वर्क किसके बराबर होता है, W के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? और इस केस में चार्ज के ऊपर वर्क डन हो रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, चार्ज का। हम जानते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, वर्क डन होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसी डिस्प्लेसमेंट को S से भी डिनोट करते हैं। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, चार्ज का हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का या करंट का फ्लो होने का मतलब क्या होता है, क्या फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है।
इस वजह से डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं Q लिख सकता हूँ, और किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, वो तो V की वजह से फ्लो हो रहा है। किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, V की वजह से फ्लो हो रहा है। तो वर्क डन अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, Q into V के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, Q into V। ये सभी लोगों को क्लियर है, इसमें किसी को कोई समस्या है? अब हम सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए भगवानता भरा नियम है, जिस नियम को कहते हैं ओम्स लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं, ओम्स लॉ। तो ओम बाबा के लॉ से हमें क्या पता चलता है, तो बाय ओम्स लॉ। इसे सपोज कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या सपोज करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम ओम्स लॉ से जानते हैं कि जो V होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, IR के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, V इज इक्वल्स टू IR। इसमें किसी को कोई समस्या है, इतना क्लियर है? चलो, तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ से हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। करंट के डेफिनेशन हम एक चीज जानते हैं, किससे जानते हैं, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट। हम लोग एक बहुत सिंपल सा चीज जानते हैं करंट के डेफिनेशन से। क्या होते हैं करंट की डेफिनेशन बेटा, कौन बताएगा? करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। और व्हाट इज करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्मॉल q लेके चल रहा है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, करंट। अगर मुझे यहाँ से q का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, तो q की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, t यहाँ पे डिवाइड में कर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो q किसके बराबर आ जाएगा, it के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मेरे पास तीन इक्वेशंस है, W इज इक्वल्स टू Q इनटू V, V इज इक्वल्स टू IR और Q इज इक्वल्स टू I इनटू T। इतना सभी लोगों को क्लियर है? इसमें किसी को कोई समस्या है? मैं सिंपली क्या करूंगा, पुट कर दूंगा वैल्यू को। किसकी वैल्यू को पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ V एंड Q इन इक्वेशन फर्स्ट। V और Q की वैल्यू को उठा करके कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरा क्या है, W इज इक्वल्स टू Q इनटू R है, W इज इक्वल्स टू Q इनटू V। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो W एज इट इज, Q की जगह Q का वैल्यू रख देंगे, यहाँ से क्या है, Q की वैल्यू IT। क्या वैल्यू है Q की, IT इनटू V की वैल्यू किसके बराबर है भाई, कहाँ है, IR। किसके बराबर है, IR। तो अल्टीमेटली मेरा जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर TR आ जाएगा। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? एक बार जरा स्टार्टिंग से देख लो यहाँ पे चल क्या क्या रहा है। तो I मेरा करंट, R मेरा रेजिस्टेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस, L लेंथ, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वर्क डन किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स के बराबर होता है। इस केस में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, Q डिस्प्लेस हो रहा है। किसकी वजह से डिस्प्लेस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से डिस्प्लेस हो रहा है। ओम्स लॉ से मैं जानता हूं मेरा V जो होता है वो IR के बराबर होता है, और करंट की डेफिनेशन से मुझे पता है कि मेरा I जो होता है वो किसके बराबर होता है, QT के बराबर होता है। यहाँ से जब हम Q की वैल्यू को निकालेंगे तो हमारी जो Q की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, IT आ जाएगी। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड से V की और Q की वैल्यू उठाकर हम जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो मेरा फाइनली जो W आ रहा है वो W किसके बराबर आ रहा है, I स्क्वायर RT के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, I स्क्वायर RT के बराबर आ रहा है। इतना सभी लोगों को क्लियर है? अब मैं मान लेता हूं कि जितना वर्क डन हो रहा है, जितना क्या हो रहा है बेटा, वर्क डन हो रहा है, यही हीट के बराबर है। किसके बराबर है, हीट के बराबर है। सो the amount of work done is equals to किसके बराबर हो जाएगा, ये हीट प्रोड्यूस्ड। किसके बराबर हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस्ड। और हीट प्रोड्यूस्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, तो H किसके बराबर आ जाएगा, I स्क्वायर RT के बराबर आ जाएगा। यही होता है हीट का फॉर्मूला, और इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सभी लोगों को समझ में आया ये? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर है? पॉप इट।